सुधा जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकल कर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू वृंदा और बेटा पलाश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि सुधा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात यह थी कि बहू वृंदा रात को रसोई का काम खत्म करके रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सुधा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और सुधा जी से नहीं रहा गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वृंदा की जगह पलाश ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो वृंदा करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते पलाश अंदर कमरे में गया और वृंदा को जगाया। वृंदा भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए, खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। वृंदा बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर सुधा जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें कमरे में दे आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता मनु जाग गया। जागते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख सुधा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रख कर पहले मनु के लिए दूध गर्म करने गईं। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में पलाश की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती? इसे पता है ना वृंदा के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते पलाश भी रसोई में आ गया, साथ में मनु भी गोद में था। उसे देखते ही सुधा जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना माँ आपको। बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारियां निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया है। मनु को सुधा जी के पास छोड़कर ही पलाश वापस अपने कमरे में चला गया। सुधा जी देखते ही रह गईं, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और मनु और उसका दूध लेकर कमरे से बाहर आ गईं। नाश्ते के समय पलाश ने वृंदा से कहा, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। वृंदा को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर पलाश गुस्से में आकर सुधा जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण ही है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। सुधा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी। अरे 2-2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेंगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी सुधा जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे पलाश और सुभाष को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं।
इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सुधा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया। उसी में ऊपर मंजिल पर सुहास अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले मंजिल पर पलाश अपनी पत्नी और सुधा जी के साथ रहने लगा। सुधा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। सुहास ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो पलाश को अपने पास सुधा जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद पलाश कमरे में आया और पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पर रखते हुए या यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, आखिर एक बहू को ही परेशान करने जाओ, दूसरी से तो कुछ लेना देना है नहीं। सुधा जी को पलाश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर सुधा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सुधा जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझ कर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। पलाश और वृंदा भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? आपको सुधा जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं, पलाश ने कहा। जी, मुझे सुधा जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सुधा जी अंदर से आईं। क्या आप ही सुधा जी हैं? जी, मैं ही सुधा हूँ। आप? जी, आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले सुधा जी आगे कुछ कहती, पलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हैं? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे नाम पर है। फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच देंगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? वृंदा ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूं और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज ज़बान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? पलाश और सुहास एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और देख लो। कहकर सुधा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और सुधा जी गाँव में एक मकान लेकर रहने लगी। फ्री टाइम में वहाँ बच्चों को पढ़ाती और गांव के शांत वातावरण में अपनी ज़िंदगी जीती थी। दोनों बेटे छोटे से किराए के मकान में रहकर अपनी गलतियों पर पछता रहे थे। अगर आज माँ को सम्मान दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच बात है कि अगर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद और प्यार दे सकते हैं तो बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।